फिर से स्वागत है केसर इंटर कॉलेज बहेड़ी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम परमाणु संरचना के बारे में पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में। अब हम आज आगे पढ़ते हैं। देखो बेटे, परमाणु जो होता है वो 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखते हैं? ई से, और इसको वैसे लिखते हैं -1 ई और 0। ये है इसका भार और ये है इसका चार्ज। ऐसे ही प्रोटॉन को लिखते हैं P से और 1H1। ठीक है, ये इसका भार हुआ, ये इसका क्रमांक हुआ। ऐसे न्यूट्रॉन को लिखते हैं 0N1, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए इसको 0 लिख दिया। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 9.11 × 10⁻³ किलोग्राम। इसका होता है प्रोटॉन का 1.673 × 10⁻27 किलोग्राम, 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम। आवेश इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? -1, प्रोटॉन पे +1 और न्यूट्रॉन होता है, इसलिए 0 लिख दिया। ठीक है, अब ये जो हमारी होती है बेटे, इसकी संरचना है। जो हमारा परमाणु होता है उसके बीच में नाभिक होता है। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन कक्षाओं में चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ये 1 2 3 4, ये इसको नाम देते हैं KLMN। ठीक है, ये जो कक्षा है हमारे, ये जो चारों ओर कक्षा काटती है, एनर्जी लेवल होते हैं। ये E1 से डिनोट करते हैं, इसको E2 से, इसको E3 से, E4 से। ठीक है, ये एनर्जी लेवल होते हैं। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों ओर अपनी निश्चित कक्षा में घूमते रहते हैं। ठीक है, बिना ऊर्जा खत्म किए। घूमने में ऊर्जा खत्म होनी चाहिए, लेकिन जो अपनी कक्षा में जब घूमते हैं तो उनमें कोई भी ऊर्जा खत्म नहीं होती है। इस स्थिति को जो अपनी कक्षा में घूम रहे होते हैं तो हम उसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। उसे क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब इन कक्षाओं में वितरण कैसे होता है इलेक्ट्रॉनों का? इसका फार्मूला है 2n²। तो n क्या है? कक्ष की संख्या। तो 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1। तो k में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अधिकतम 2। L में कितने हो सकते हैं? 2 × 4 = 8। M में कितने हो सकते हैं? 18। N में कितने हो सकते हैं? 32। परंतु क्या है, सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगी उसकी, उसमें अधिकतम कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। तो वैसे कितना हो, इसका कितना हुआ? 2 8 1, 2 8 1। अब कैल्शियम का 20 है, तो अब इसका कितना होगा? 2 8। इसके हिसाब से कितना होना चाहिए यहाँ पे? 10, क्योंकि हमने दिखाया है यहाँ पे 18। लेकिन आखिरी कक्षा बनेगी तो कितने की बनेगी? 8। तो 8 की ये बन जाएगी और 2 अलग हो जाएंगे। तो 2 8 8 2 होगी, ना कि 2 8 10। ठीक है, आखिरी कक्षा में 8 ही अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब ये क्या होता है बेटा, ये जो हमारी इलेक्ट्रॉन है ये घूम रहे हैं। जो हमारा नाभिक है इसमें कौन सा चार्ज होता है? क्योंकि प्रोटॉन बीच में होते हैं इसलिए प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। अब जब हम इस पर कोई एनर्जी देते हैं तो ये क्या करता है? एनर्जी किसे मिलेगी? इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? दूसरी कक्षा में पहुंच जाता है। ठीक है, दूसरी कक्षा में पहुंच जाता है, लेकिन परमानेंट नहीं पहुंचता। बहुत कम समय के लिए, कितने? 10⁻⁻8 सेकंड के लिए वो उस कक्षा में जाएगा। जब जाएगा तो ऊर्जा ग्रहण करेगा, और थोड़ी देर में वो इतने सेकंड रहने के बाद वो वापस अपनी पुरानी वाली कक्षा में आ जाएगा। और कक्षा में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। जब बाहर वाली कक्षा में होता है और फिर अंदर वाली में आएगा तो क्या होगा? एनर्जी कम होगी। क्या होगा? रिलीज हो जाएगी। तो रिलीज किसके रूप में होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में वो विद्युत जो ऊर्जा है वो उत्सर्जित करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब क्या है, संयोजकता क्या होती है? किसी तत्व के द्वारा
त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? संयोजकता। यानी कि अब वो कितने इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है या किसी से ले रहा है, वो उसकी संयोजकता होगी। अब एक चीज़ और आती है इसमें, समस्थानिक या आइसोटोप। बेटा क्या होता है? एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, यानी कि उसमें जो है परमाणु संख्या किसे कहते हैं? प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या जो है वो समान हो और परमाणु जो द्रव्यमान है यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन वो कितनी हो? अलग अलग हो। जैसे हाइड्रोजन का क्या क्या होता है? 1H1, 1H2, 1H3। तो 1H1 को हम क्या कहते हैं? प्रोटोनियम। इसको कहते हैं ड्यूटीरियम और इसको कहते हैं ट्राइटियम। अब यहाँ पे कितना है? इसमें द्रव्यमान कितना हो गया? 1। यहाँ पे द्रव्यमान क्या है? 2 और यहाँ पे क्या है? 3। ये लिखते हैं परमाणु संख्या कहलाती है, ये परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो यहाँ पे कितना है? 1 और यहाँ पे कितना हो गया? द्रव्यमान 2 और यहाँ पे कितना हो गया? 3। यानी समस्थानिक वो होंगे जिनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो और परमाणु संख्या जो है वो 1 हो, यानी प्रोटॉनों की संख्या 1 हो। ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं? इस वाले में 1। ठीक है। और न्यूट्रॉन कितने हैं? 0, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ही भार होता है, इलेक्ट्रॉन में भार नहीं होता। यहाँ पे इसका भार कितना दिया है? 1। और अगर न्यूट्रॉन में भी 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा, लेकिन इसमें 1 ही है तो 1 ही, इसमें इसका मतलब न्यूट्रॉन नहीं है। यहाँ पे कितना है? 2, तो 1 प्रोटॉन हो गया और 1 न्यूट्रॉन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? क्योंकि परमाणु संख्या तो 1 ही है यानी प्रोटॉन तो 1 ही है, तो किस चीज़ की संख्या बढ़ेगी? न्यूट्रॉन की। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हो गए? 2। तो क्या हुआ? न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो और प्रोटॉनों की संख्या 1 से हो तो वो क्या कहलाएगा? समस्थानिक। तो क्या कहलाएगा? आइसोटोप या समस्थानिक। अब संभारिक, ऐसे तत्व जिनमें द्रव्यमान संख्या समान हो। वहाँ पे क्या था? द्रव्यमान संख्या अलग अलग थी, परमाणु संख्या समान थी। द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न हो। यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन की संख्या जो है वो अलग अलग हो। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं? 18 AR 40। तो यहाँ पे प्रोटॉन हो गए 18 और परमाणु भार कितना है? 40। तो 40 में से 18 घटा दो तो कितने बचेंगे? 22। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 22। और यहाँ पे कितने होंगे? 20 माइनस 20। 40 माइनस 20 कितने होंगे? न्यूट्रॉन 20। तो यहाँ पे क्या है? परमाणु द्रव्यमान बराबर है और संख्या अलग अलग है, यानी प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे अलग अलग। जो हमारा परमाणु संख्या है वो भिन्न हो गई। ठीक है। और परमाणु द्रव्यमान जो है वो समान है। समझ में आ गया बेटा? ठीक है। अब ये तुम एक बार बेटा उतार लो और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पूरा समझ में आ गया हो। ठीक है, उतार लो।